नमस्कार बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की शिक्षिका हूँ और आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। इसका मतलब है कि हम अपने चारों ओर मौजूद पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय दुनिया को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज की ये ज्ञानवर्धक यात्रा शुरू करते हैं। जिज्ञासा और अवलोकन। बच्चों, किसी भी विज्ञान की नींव दो चीजों पर टिकी होती है, जिज्ञासा और सावधानी से किया गया अवलोकन, यानी जानने की इच्छा और ध्यान से देखने की कला। अगर हमें अपने आसपास के सजीव जगत को समझना है तो हमें सबसे पहले उसे करीब से और सम्मान के साथ देखना सीखना होगा। प्रकृति को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है। इसका मतलब है कि जब आप बाहर जाएं तो सिर्फ आंखों से ना देखें, हवा को महसूस करें, फूलों की खुशबू लें, पत्तियों को छू कर देखें। प्रकृति से जुड़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फूलों और पत्तियों को मत तोड़िए, उनका सम्मान करें। ये वैज्ञानिक अध्ययन और सभी जीवों के प्रति सम्मान का एक मूल सिद्धांत है। हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसे समझना है। शांत होकर पक्षियों की आवाज़ यानी कलरव सुनिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बच्चा पेड़ पर बैठे पक्षी का संगीत सुन रहा है। कभी शांत होकर सोचिएगा कि आपके घर के पास कितने अलग-अलग तरह के पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। जैसा कि डॉक्टर रघु कहते हैं, गंध की विविधता को महसूस करें। मिट्टी की अपनी गंध होती है, फूलों की अपनी और बारिश के बाद की हवा की अपनी। और जो भी दिखे उसे अपनी नोटबुक में नोट करें। देखिए, ये बच्चा कैसे आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से गुड़हल के फूल को देख रहा है। आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उसे अपनी नोटबुक में लिखना वैज्ञानिक रिकॉर्ड रखने का पहला कदम है। इसी जिज्ञासु और खोजी नज़रिए के साथ अब हम अपने आसपास के पौधों की विविधता को समझना शुरू करते हैं। हमारे आसपास पौधों की विविधता। पौधों की विविधता हर जगह है, हमारे घर के गमले से लेकर विशाल जंगलों तक। इस विविधता को समझने की शुरुआत हम उनके आकार जैसे बाहरी गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके कर सकते हैं। आइए स्लाइड पर दिए गए 3 मुख्य प्रकारों को देखते हैं। घास, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घास आमतौर पर छोटी होती है और जमीन पर फैलती है। झाड़ियाँ, गुलाब जैसे पौधे झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। ये मध्यम आकार के होते हैं और झाड़ीनुमा दिखते हैं। वृक्ष, आम या नीम जैसे पौधे बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। ये वृक्ष कहलाते हैं। इनका तना बहुत मजबूत होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आकार, रंग और बनावट वे सबसे पहले और आसान तरीके हैं जिनसे हम अनगिनत पौधों के बीच अंतर कर सकते हैं। लेकिन इन पौधों के विशेष अंगों के बारे में क्या? चलिए सबसे पहले उनके तनों को करीब से देखते हैं। पौधों में विविधता। तना। बच्चों, तना पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल पौधे को सहारा देता है, बल्कि हमें पौधे के प्रकार के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आइए 2 मुख्य प्रकार के तनों के बीच के अंतर को समझते हैं। कोमल तना। टमाटर के पौधे के चित्र को देखिए। इसका तना हरा, नरम और लचीला होता है। क्या आप धनिया या पुदीना जैसे और पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके तने कोमल होते हैं? कठोर तना। अब इस बड़े पेड़ के चित्र को देखिए। इसका तना लकड़ी जैसा कठोर और बहुत मजबूत होता है। आम और गुलाब के तने भी कठोर होते हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, तने का मुख्य काम है, तने पौधों को सीधा खड़ा रखते हैं। जिस तरह तने अलग अलग होते हैं, उसी तरह पौधों की पत्तियों की बनावट में भी अद्भुत विविधता होती है। चलिए अब उसे खोजते हैं। पत्तियों का शिरा विन्यास। पत्तियों का शिरा विन्यास पत्ती पर बनी नसों या शिराओं का सुंदर पैटर्न होता है और ये पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहले शिरा को समझते हैं। ये पत्ती पर बनी वे रेखाएं हैं जो पानी और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। अब 2 मुख्य प्रकार के शिरा विन्यास को देखते हैं। जालिका रूपी। इस प्रकार के विन्यास में शिराओं का डिज़ाइन एक जाल जैसा होता है, जैसा कि आप गुड़हल की पत्ती के चित्र में देख सकते हैं। समानांतर। इसमें सीधी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पत्ती के आधार से सिरे तक चलती हैं। केला और घास की पत्तियां इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और जादुई संबंध पौधे के उस हिस्से से है जो जमीन के नीचे छिपा होता है। पत्तियों पर बना ये पैटर्न सीधे पौधे की जड़ों से जुड़ा होता है। चलिए और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या संबंध है। जड़ों के प्रकार। जड़ें पौधे की छिपी हुई नींव होती हैं। वे पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं और पानी और पोषक तत्वों को सोखती हैं। ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आइए मिट्टी के नीचे देखें, लेकिन हाँ, सावधानी से खोदें। चलिए 2 मुख्य प्रकार की जड़ों को विस्तार से जानते हैं। मूसला जड़। इस जड़ प्रणाली में एक मुख्य मोटी केंद्रीय जड़ होती है जिससे छोटी पतली शाखाएं निकलती हैं। सरसों के पौधे का चित्र इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। झकड़ा जड़। इस प्रणाली में तने के आधार से कई पतली रेशेदार और गुच्छे जैसी जड़ें निकलती हैं। घास की जड़ें इसका एक अच्छा उदाहरण है। जड़ों का प्राथमिक कार्य, जैसा कि स्लाइड पर बताया गया है, ये है कि जड़ें पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं। अब क्या आप उस जादू को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए पत्तियों और इन जड़ों के बीच के गुप्त संबंध का पर्दाफाश करते हैं। शिरा विन्यास और जड़ का जादुई संबंध। बच्चों, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें एक ऐसा शक्तिशाली वैज्ञानिक शॉर्टकट बताती है जिससे हम किसी पौधे को बिना खोदे उसकी जड़ प्रणाली का पता लगा सकते हैं। यहाँ 2 बुनियादी नियम हैं। नियम 1, जालिका रूपी पत्ती बराबर मूसला जड़, यानी जिन पौधों की पत्तियों में जाल जैसा शिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें मूसला होती हैं। और नियम 2, समानांतर पत्ती बराबर झकड़ा जड़, यानी जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा या रेशेदार होती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब आपको पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पत्ती को देखकर जड़ के प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं। है ना ये कमाल की बात? विज्ञान ऐसे ही जादू से भरा है। ये आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और दोस्तों को बताने के लिए एक मजेदार तथ्य भी। जड़ों और पत्तियों से अब हम पौधे के जीवन चक्र के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां से एक नया पौधा अपना जीवन शुरू करता है, यानी बीज। बीजों के प्रकार। बीज पौधे के जीवन का प्रारंभिक बिंदु होते हैं और अन्य भागों की तरह उन्हें भी उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप घर पर भी बीजों को पानी में भिगोकर देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इस वर्गीकरण का आधार है बीजपत्र, यानी कॉटिलिडन्स। ये बीज के अंदर की पत्तियां होती हैं जो नन्हे पौधे के लिए भोजन संग्रहित करती हैं। आइए 2 प्रकार के बीजों में अंतर करें। द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट, यहाँ द्वि का अर्थ है 2, तो इन बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं और इन्हें आसानी से 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। चना और आम इसके उदाहरण हैं। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट, यहाँ 1 का अर्थ है 1। इन बीजों में केवल 1 बीजपत्र होता है और ये एक ही भाग में रहता है। मक्का और गेहूं इसके उदाहरण हैं। ये वर्गीकरण एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिससे वैज्ञानिक पौधों को समूहों में बांटते हैं। अब जब हम तनों, पत्तियों, जड़ों और बीजों के बारे में जान गए हैं, तो आइए इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर पौधों को उनकी समग्र बनावट के आधार पर 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत करें। पौधों के समूह: शाख, झाड़ी और वृक्ष। बच्चों, आकार और तने के प्रकार के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। ये वनस्पति विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है। शाख यानी हर्ब, ये छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हरे और कोमल होते हैं। टमाटर का पौधा एक शाख है। झाड़ी यानी श्रब, इनकी ऊंचाई मध्यम होती है और इनकी शाखाएं तने के आधार के पास से ही निकलती हैं। इनका तना पेड़ की तरह एक मोटा नहीं होता, बल्कि जमीन के पास से ही कई शाखाएं निकलकर इसे झाड़ी जैसा रूप देती हैं। गुलाब का पौधा एक झाड़ी है। वृक्ष यानी ट्री, ये बहुत ऊंचे और बड़े पौधे होते हैं जिनका एक मोटा, कठोर लकड़ी का तना होता है जिसे ट्रंक कहते हैं। इनके अलावा एक और श्रेणी होती है लताएं की। ये वे पौधे होते हैं जिनके तने कमजोर होते हैं और वे अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनमें कुछ ऊपर की ओर चढ़ती हैं जिन्हें आरोही यानी क्लाइंबर्स कहते हैं, और कुछ जमीन पर फैलती हैं जिन्हें विसर्पी यानी क्रीपर्स कहते हैं। हमने पौधों की दुनिया में अद्भुत विविधता देखी है। अब आइए अपना ध्यान उतने ही विविध और आकर्षक जंतुओं की दुनिया की ओर मोड़े।
जंतुओं में विविधता। जंतु जगत अविश्वसनीय रूप से विविध है। इसमें हर आकार, माप और रंग के जीव हैं जो अलग अलग वातावरण में रहते हैं। आइए इस स्लाइड पर इस जीवंत चित्र को देखें। इसमें आपको छोटी सी चींटी और केंचुए से लेकर विशाल हाथी और गाय तक और पानी में मछली और मेंढक जैसे कई तरह के जानवर दिखेंगे। सबसे पहले आकार में भारी अंतर देखिए। एक तरफ चींटी है जो बहुत छोटी है और दूसरी तरफ हाथी जो बहुत बड़ा है। उनके रंग और शरीर की बनावट में भी बहुत भिन्नता है। कुत्ता, मेंढक, मछली और पक्षी जैसे विभिन्न जानवरों को देखिए, ये सभी एक दूसरे से कितने अलग हैं। जानवरों के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक ये है कि वे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। आइए इसका पता लगाते हैं। जंतुओं की गति। गति अधिकांश जानवरों की एक प्रमुख विशेषता है। ये उन्हें भोजन खोजने, खतरे से बचने और अपने परिवेश का पता लगाने में मदद करती है। ये खंड उनके चलने फिरने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल करता है। आइए 4 प्रकार की गतियों का विश्लेषण करें। चलना। बकरी के चित्र को देखिए। गाय, कुत्ता और बकरी जैसे जानवर चलते हैं। उड़ना। कबूतर के चित्र को देखिए। कबूतर, मक्खी और तोता जैसे जीव उड़ते हैं। तैरना। मछली के चित्र को देखिए। मछली और बत्तख जैसे जीव पानी में तैरते हैं। रेंगना। सांप के चित्र को देखिए और सोचिए कि ये जमीन पर कैसे चलता है। लेकिन वे ये अलग अलग हरकतें कैसे करते हैं? प्रकृति ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए कौन से विशेष अंग दिए हैं? गति के लिए शरीर के अंग। अलग अलग प्रकार की गति के लिए विशेष शारीरिक अंगों की आवश्यकता होती है, जो उनके जीवन के तरीके के लिए विकासवादी उपहार या अनुकूलन है। आइए प्रत्येक अंग के कार्य को व्यवस्थित रूप से समझें। पैर, इनका उपयोग चलने और दौड़ने के लिए होता है, जैसा कि बकरी में। पंख, इनका उपयोग हवा में उड़ने के लिए होता है, जैसा कि कबूतर में। पंख, ये पंखों से अलग होते हैं। इनका उपयोग पानी में तैरने के लिए होता है, जैसा कि मछली में। पूरा शरीर, सांप जैसे जानवर रेंगने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हैं। ये विशेष अंग उस जगह के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं जहां ये जानवर रहते हैं। चलिए अब इनके घरों के बारे में बात करते हैं, जिसे हम विज्ञान में आवास कहते हैं। आवास। बच्चों, आवास यानी हैबिटैट सिर्फ एक घर से कहीं ज्यादा है। ये वो विशिष्ट प्राकृतिक निवास स्थान है जहां एक जीव रहता है और जीवित रहने के लिए आवश्यक सब प्राप्त करता है: भोजन, घर और सुरक्षा। आइए विभिन्न प्रकार के आवासों का विश्लेषण करें। स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटैट, इसका मतलब जमीन पर रहना, जैसे जंगल और रेगिस्तान। चित्र में बाघ को देखिए। जलीय आवास यानी एक्वाटिक हैबिटैट, इसका मतलब पानी में रहना, जैसे तालाब और समुद्र। चित्र में मछली को देखिए। उभयचर, ये एक विशेष श्रेणी है जो उन जानवरों की है जो पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित है, जिसमें मेंढक प्रमुख उदाहरण है। ये जानवर और पौधे अपने विशिष्ट आवासों में इतनी अच्छी तरह से कैसे जीवित रहते हैं? इसका उत्तर एक जादुई वैज्ञानिक प्रक्रिया में है, जिसे अनुकूलन या अडैप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन क्या है? कभी सोचा है मछली पानी में ही क्यों रह पाती है और ऊंट रेगिस्तान में? ये जानवर और पौधे अपने घरों में इतनी आसानी से कैसे रह लेते हैं? इसका जवाब एक जादुई शब्द में छिपा है: अनुकूलन। अनुकूलन, अडैप्टेशन, सजीव जगत में जीवित रहने की कला को समझने का केंद्रीय विषय है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि किसी जीव के शरीर या व्यवहार में एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जो उसे अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीने में मदद करता है। आइए परिभाषा को सरल शब्दों में समझें। अनुकूलन का सीधा सा मतलब है वह विशेष गुण जो जीने में मदद करे। इसके ठोस उदाहरण हैं मछली की तैरने की क्षमता और ऊंट की प्यास सहन करने की क्षमता। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये बदलाव रातों रात नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है, ये हजारों वर्षों में होता है। इसका मूल विचार ये है कि हर जीव अपने आवास यानी घर के अनुसार ढल जाता है। ध्रुवीय भालू की ये पहेली वाली तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक जानवर अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह से फिट होता है। अब आइए बहुत अलग अलग आवासों में अनुकूलन के कुछ अद्भुत उदाहरण देखें, जिसकी शुरुआत गर्म रेगिस्तान से करते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन। रेगिस्तान एक कठोर वातावरण है जहां बहुत कम पानी और अत्यधिक तापमान है, जिसके लिए जीवित रहने के लिए बहुत विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। आइए 2 उदाहरणों के अनुकूलन का विश्लेषण करें। ऊंट, कैमल। लंबे पैर और खुर ये उसके शरीर को तपती रेत से दूर रखते हैं।
कुबड़, ये एक आम गलत धारणा है कि इसमें पानी होता है। वास्तव में ये वसा के रूप में भोजन संग्रहित करता है, जिसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। गद्देदार खुर, ये उसे ढीली रेत पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। नागफनी, ये तना मांसल होता है, ये कीमती पानी को संग्रहित करने के लिए है। पत्तियां कांटे बन जाती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन और कांटों की सतह बहुत कम होने से ये पानी का नुकसान लगभग रुक जाता है, जिससे पौधा रेगिस्तान की गर्मी में जीवित रह पाता है। गर्म रेगिस्तान से चलिए ऊंचे ठंडे पहाड़ों की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि वहां जीवन कैसे अनुकूल होता है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन। पर्वतीय क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं और अक्सर बर्फ से ढके होते हैं, जो जीवित चीज़ों के लिए जीवित रहने की पूरी तरह से अलग चुनौतियां पेश करते हैं। पहाड़ी पेड़, ये शंकु के आकार के क्यों होते हैं और इनकी तिरछी शाखाएं क्यों होती हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि बर्फ शाखाओं को तोड़े बिना आसानी से नीचे फिसल जाए। पहाड़ी जानवर, याक या पहाड़ी बकरी जैसे जानवरों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए एक प्राकृतिक कंबल का काम करते हैं। अब चलिए जलीय परिवेश में गोता लगाते हैं और पानी से घिरे जीवन के लिए अनुकूलन का पता लगाते हैं। जलीय परिवेश, पानी में रहने के लिए गति, सांस और कभी-कभी तैरने के लिए अनूठी विशेषताओं के एक सेट की आवश्यकता है। मछली, बदन नाव जैसा स्ट्रीमलाइन्ड, ये आकार पानी के प्रतिरोध को कम करता है और उसे तेजी से और आसानी से तैरने में मदद करता है। पंख, ये पानी में दिशा बदलने, संतुलन बनाने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। याद रहे, ये पख हैं जो तैरने में मदद करते हैं, पक्षियों वाले पंख नहीं जो उड़ने के काम आते हैं। गिल्स, ये विशेष अंग हैं जो मछली को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेने में मदद करते हैं। जलीय पौधे, जड़ें बहुत छोटी होती हैं, उन्हें लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो पानी से घिरे होते हैं। तने खोखले और हल्के, ये सुविधा उन्हें उत्प्लावकता प्रदान करती है और धूप पाने के लिए पानी की सतह पर तैरने में मदद करती है। इस अद्भुत विविधता और अनुकूलन को समझना समर्पित वैज्ञानिकों का काम है। मैं आपको एक प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्री से मिलवाती हूँ जिन्होंने ठीक यही काम किया। वैज्ञानिक से परिचय। बच्चों, उन वैज्ञानिकों को जानना महत्वपूर्ण है जिनकी कड़ी मेहनत हमें प्रकृति दुनिया को समझने और उसकी रक्षा करने में मदद करती है। आइए जानकी अम्मल के प्रमुख योगदानों को जानें। वे एक महान भारतीय वनस्पति शास्त्री थीं। उनका प्रमुख योगदान ये था कि उन्होंने भारत में पौधों की समृद्ध विविधता की खोज की और उसे दर्ज किया। उन्होंने केरल में साइलेंट वैली के कीमती जंगलों को बचाने के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन से हमें जो मुख्य सीख मिलती है वो ये है कि हमें उनसे प्रकृति की रक्षा करना सीखना चाहिए। जानकी अम्मल जैसे वैज्ञानिकों के काम से प्रेरित होकर आइए समझें कि हम सभी को अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्यों और कैसे काम करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। संरक्षण प्रकृति और उसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए मानव का प्रयास है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत पौधों और जानवरों को देख सकें। पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स, ये एक सुंदर भारतीय परंपरा है जहां जंगल के कुछ हिस्सों को स्थानीय समुदायों द्वारा उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू की गई एक प्रसिद्ध सरकारी परियोजना है। प्रोजेक्ट चीता, ये भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की एक हालिया परियोजना है। हमें ये याद रखना होगा कि जंगल कटेंगे तो जानवर बेघर हो जाएंगे, इसलिए आइए हम सब मिलकर जैव विविधता को बचाएं। हमने आज बहुत कुछ सीखा है। चलिए मुख्य बिंदुओं को याद रखने के लिए पूरे अध्याय का संक्षिप्त सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश। आइए इस माइंड मैप को देखें। केंद्र में है सजीव जगत और उससे जुड़ी शाखाएं हैं पौधे। हमने उनके प्रकार, शाख, झाड़ी, वृक्ष और उनके मुख्य भागों जड़, पत्ती के बारे में जाना। जंतु, हमने उनकी गति और गति के लिए आवश्यक शारीरिक अंगों के बारे में बात की। आवास, हमने मुख्य प्रकारों को दोहराया, स्थलीय, जलीय। अनुकूलन, हमने इसकी परिभाषा को दोहराया कि ये पर्यावरण में जीवित रहने की क्षमता है, जैसे ऊंट और ध्रुवीय भालू। संरक्षण, हमने प्रकृति की रक्षा के महत्व को याद किया। इस पाठ के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति अनमोल है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के हमारे इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पाठ उपयोगी और रोचक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।